आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरौला में। पिछली क्लास में हमने हिंदी के शब्द रचना के जो चार तत्व होते हैं उनके बारे में जाना था। तो चार तत्व में हमने जो हमारे तीन तत्व होते हैं, जैसे पहला था हमारा उपसर्ग, दूसरा था हमारा प्रत्यय और तीसरा था हमारा समास। तो हमने समास तक पढ़ लिया था। उसके बाद में आज की क्लास में हमारा है कि समास के कितने भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो कल हमने समास के भेद जाने थे, 6 भेद होते हैं समास के। आज हम उन भेदों के जो व्याख्या हैं उनके बारे में जानेंगे क्या होता है। सबसे पहला हमारा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद के बाद कर्ता और संबोधन के अतिरिक्त अन्य कारकों की विभक्ति आए तत्पुरुष समास कहलाता है। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद के बाद कर्ता और संबोधन के अतिरिक्त अन्य कारकों की विभक्ति आए उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण हमारा हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। क्या होता है? पथ भ्रष्ट। और दूसरा हो जाएगा हमारा भारत का वासी। क्या होगा? भारतवासी। तो जैसा कि तत्पुरुष समास में बता रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि बाद में जो पद आ रहा है, किसी भी शब्द में बाद में जो पद आ रहा है वो प्रधान हो, यानी कि वो मुख्य हो। उसके बाद में पूर्व पद के बाद कर्ता और संबोधन के अतिरिक्त अन्य कारकों की विभक्ति आए। पहले क्या कह रहा है? पहले कह रहा है कि जो उत्तर पद है, यानी कि जो बाद में किसी भी शब्द में जो बाद का पद है, जो बाद का जो वर्ड है वो क्या है? प्रधान है, वो मुख्य है। उसके बाद पूर्व पद, जो पहला वाला जो पद है, पहला वाला जो शब्द है हमारा, उसमें क्या है? संबोधन के अतिरिक्त अन्य कारकों की विभक्ति आ रही है। अगर हम उसको पुकार रहे हैं लेकिन क्या है, उसकी जो चीजें हैं उसमें बदलाव आ रहा है, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण में हम देखें तो जैसे हमारा यहाँ है, उदाहरण में है पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट यानी जो पथ से भ्रष्ट यानी जो अपने रास्ते से हट चुका है उसको कहते हैं पथ भ्रष्ट। तो क्या है? पहले हमारा जो उत्तर पद है, पहला जो पद है वो हमारा दूसरे पद से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा भेद हमारा है समास का कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने पर उत्तर पद कर्ता हो जाए, यानी कि ऐसा समास जिसमें उत्तर पद, जो बाद का जो पद है, बाद की जो शब्द है वो क्या है? प्रधान है, मुख्य है, लेकिन उसको अगर हम अलग कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं, तो क्या होता है? वही उत्तर पद जो पहले प्रधान था, उत्तर पद क्या होता है? कर्ता हो जाता है, यानी कि काम करने वाला हो जाता है। उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। हमारा उदाहरण है परम है जो आनंद अर्थात परमानंद। तो जैसे यहाँ पे हम देख लें, यहाँ पे हम देख लें परमानंद जो हमारा शब्द लिखा हुआ है, इसमें क्या है? इसमें हमारा उत्तर पद जो है आनंद जो है उसको हम अलग कर रहे हैं, तो वो कर्ता हो जा रहा है, यानी कि वो काम हम कर रहे हैं, उस चीज का हमें फल मिल रहा है, वो काम हम कर रहे हैं। तो क्या है? हम आनंद ले रहे हैं जो बहुत परम है, बहुत बड़ा आनंद है, उसको हम ले रहे हैं, वो पूरा मिला करके क्या हो जाता है? परमानंद। ठीक उसी तरह है नीला है जो गगन। गगन क्या है?
गगन यहाँ पर है, और वो क्या है, वो नीला है, तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, नील गगन हो जाएगा ये मिला के। तो समास का तीसरा भेद हमारा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी अन्य का विशेषण या पर्याय बन जाएं, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और जितने भी पद होते हैं वो किसी अन्य का विशेषण यानी कि उसकी क्वालिटी या उसकी वजह बन जाते हैं, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए पंकज, तो पंकज का मतलब क्या होता है, पंक यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, जैसे कि वो हमारा होता है कमल, कमल का फूल जो होता है हमारा वो कीचड़ में पैदा होता है, इसलिए उसको पंकज कहते हैं। तो क्या हो रहा है, ये एक वर्ड है, ये किसी का कोई पद इसमें जो है, कोई भी पद इसमें जो है वो प्रधान नहीं है, क्या है, इसका समस्त पद जो है वह किसी अन्य का विशेषण हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो समास का चौथा भेद हमारा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में सभी पद प्रधान हो और विग्रह करने पर उनके बीच में संयोजक चिन्ह आता है, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा पद जो जिसमें सभी पद जो है वो हमारे प्रधान होते हैं और उनको विग्रह करने पर, उनको जब हम अलग अलग करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, हमारा एक संयोजक चिन्ह है जो आ जाएगा। तो उदाहरण के लिए हम देखें अगर, तो जैसे है ऊपर नीचे, तो इसमें क्या है, ऊपर भी अपने आप में एक प्रधान पद है और जो नीचे है वो भी अपने आप में एक प्रधान पद है। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, इसको जब अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग करने पर क्या होता है, इसके बीच में एक संयोजक चिन्ह आ जाता है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको संयोजक चिन्ह कहते हैं, इसलिए क्या हो गया, इसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसी तरह ठीक इसी तरह रात दिन में, रात जो है ये अपने आप में एक प्रमुख या प्रधान पद है और जो दिन है ये भी अपने आप में प्रधान पद है। लेकिन क्या कर रहे हैं, ये इसको हम जब विग्रह कर रहे हैं, इसको अलग अलग कर रहे हैं, तो इसके बीच में क्या हो जा रहा है, एक योजक चिन्ह आ रहा है। तो जब योजक चिन्ह आएगा किसी भी चीज में, किसी भी दो प्रधान पद में, उसको हम कहेंगे द्वंद्व समास। तो समास का हमारा पांचवा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिसका पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक होता है, यानी कि जिस समास के पहले पद में कोई संख्या होती है और जो उत्तर पद उसका होता है, यानी कि उस संख्या के बाद में कोई जो पद होता है वो क्या होता है, विशेष होता है, यानी कि वो विशेषण की विशेषता बताता है, उसको हम कहते हैं द्विगु समास। हमारा उदाहरण है पंचमेवा। तो पंचमेवा क्या होता है, 5 मेवाओं का मिश्रण। तो क्या है, पहले पंच जो है वो हमारा तो एक पूर्व पद है और क्या है, संख्यावाचक है, और मेवा जो है ये एक विशेष है, किसी कोई एक विशेषण है उसकी विशेष है, इसलिए क्या हो गया, 5 मेवाओं का मिश्रण। तो क्या हो गया, ये पंचमेवा, क्योंकि पहला पद पूर्व पद जो है ये हमारा क्या है, संख्यावाचक है। ठीक उसी तरह नवग्रह, नवग्रह में नव क्या है, एक संख्या है और ये पहला पद भी है, यानी कि पूर्व पद भी है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे द्विगु समास। तो आसान शब्दों में अगर हम समझे तो जान सकते हैं कि किसी भी शब्द के पहले अगर कोई संख्यावाचक पद है उसको हम द्विगु समास कहेंगे। समास का छठा और अंतिम भेद जो है वो है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और प्रायः अव्यय हो, यानी कि जो पहला पद है वो प्रधान हो और अक्सर वो अव्यय हो, और तथा समस्त पद क्रिया विशेषण बन जाए। यानी कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय भी हो, और जो समस्त पद होंगे उसके बाद, पूर्व पद के बाद में जो समस्त पद होंगे वो क्या होंगे, क्रिया विशेषण बन जाएंगे, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे कि हमारा क्या है यहाँ पे भरपेट, तो भरपेट में हम अगर इसको अलग अलग विग्रह करेंगे तो क्या होगा, भर पेट, इसका मतलब क्या होता है, पेट को भरकर। और ठीक उसी तरह दूसरा हम देखें अगर, तो प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन को हम अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। ये क्या है, प्रतिदिन में प्रति जो है वो हमारा अव्यय बन जाएगा और जो दिन होगा वो हमारा क्रिया विशेषण बन जाएगा। ठीक उसी तरह क्या हो जाएगा, हर दिन। तो आज की क्लास में हमारा समास के जो 6 भेद थे वो हमारा खत्म हो गया। अगली क्लास में हम उसके आगे के बारे में जानेंगे। कंक्लूड कर दें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।